नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बाल्कन राज्य संघ और बाल्कन युद्ध। इस युद्ध द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को बहुत बल मिला था। तो आइए बाल्कन युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैसेडोनिया का जो प्रदेश बाल्कन राज्यों और तुर्की के बीच में युद्ध का कारण बना, यह एक पहाड़ी इलाका था। यह यूनान, अल्बानिया और बल्गेरिया और सर्बिया के मध्य स्थित था। मैसेडोनिया की बात करें हम, इसका सलोनिका द्वीप एजियन सागर जो है उसमें स्थित था मैसेडोनिया का। यहाँ पर उपरोक्त सभी राज्यों से जुड़े लोग रहा करते थे। इन सभी में आपसी जो तनाव था वो ऐतिहासिक था। युवा तुर्कों ने पश्चिम से प्रेरित होकर यहाँ पर समान कानून संहिता, अनिवार्य सैन्य भर्ती जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की। 1911 ईस्वी में बाल्कन राज्यों ने आपसी तनाव और शत्रुता को भुला दिया और वे मैसेडोनिया को मुक्त कराने की योजना बनाने में एकजुट हो गए। इस तरह 1912 में बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेनिग्रो, ये जो इन चारों द्वीपों ने मिलाकर बाल्कन संघ की स्थापना की। यहाँ हम ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहीं से बाल्कन युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और बाल्कन युद्ध जो ये जो संघ बना था, ये टर्की के खिलाफ बना था और यहीं से प्रथम बाल्कन युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-1913। 8 अक्टूबर 1912 को मॉन्टेनिग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और एक सप्ताह में ही जो अन्य राज्य थे, बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया ने भी युद्ध छेड़ दिया और इस प्रकार इन सभी राज्यों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब तुर्की के पास जो है सिर्फ एड्रियानोपल और स्कूटारी और जनीना ही बचा था, क्योंकि और जो एक माह में ही उन्होंने तुर्की राज्य की सभी सेनाओं को पराजित कर दिया और अब सिर्फ तुर्की के पास एड्रियानोपल और स्कूटारी और जमीना ही बचा था। बाल्कन राष्ट्रवाद की इस सफलता से ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। पड़ोसी राज्यों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मई 1913 में लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हुए और इस तरह का ये पहला युद्ध समाप्त हो गया और यह निर्णय हुआ कि तुर्की से एड्रियानोपल ले लिया जाए, शेष 3 नगरों पर तुर्की का ही अधिकार मान लिया जाए। युवा तुर्कों द्वारा विद्रोह हुआ और उसके नेता अनवर ने तुर्की के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। बाल्कन संघ ने फिर से युद्ध छेड़ दिया। बुल्गारिया ने पुनः एड्रियानोपल पर, जो यहाँ पे है एड्रियानोपल, इस पे अधिकार कर लिया और इस तरह तुर्की के पास सिर्फ कुस्तुतुनिया और स्कूटारी ही शेष रहे और इस प्रकार अप्रैल 1913 के मध्य तुर्की और बुल्गारिया में युद्ध विराम हुआ। लंदन में संधि वार्ता प्रारंभ हुई और मॉन्टेनिग्रो ने इस बीच स्कूटारी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया के दबाव में मॉन्टेनिग्रो ने स्कूटारी को छोड़ दिया। तो जो लंदन की संधि हुई वो इस प्रकार है। 16 दिसंबर 1912 को ये लंदन की संधि हुई। तुर्की के काले सागर स्थित जो है मीडिया से लेकर एजियन सागर पर स्थित एनोस तक एक रेखा खींची गई और इस रेखा के पश्चिम का लगभग संपूर्ण प्रदेश बाल्कन राज्यों को दे दिया गया। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये पश्चिम का जो भाग है, पश्चिम का भाग यह बाल्कन राज्यों को दे दिया गया। दूसरी बात, अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया और किंतु उसकी जो सीमाओं को, उसके भविष्य के बारे में जो निर्णय लेना था वो महाशक्तियों पर छोड़ दिया गया। दक्षिणी मैसेडोनिया और क्रीट का द्वीप यूनान को मिला। सर्बिया को उत्तरी तथा मध्य में मैसेडोनिया का क्षेत्र मिला तथा बुल्गारिया को ट्रेस और एजियन सागर में तटवर्ती प्रदेश प्राप्त हुआ और इस प्रकार तुर्की की सीमाओं का निर्धारण किया। यूरोपीय तनाव को ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से सुलझा दिया गया। इस प्रकार ये जो प्रथम बाल्कन युद्ध था उसकी समाप्ति हुई। हम द्वितीय बाल्कन युद्ध की चर्चा। द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913। मैसेडोनिया का जो प्रदेश है उसके प्रश्न पर, मैसेडोनिया के प्रश्न पर बुल्गारिया किसी स्थिति में समझौते के लिए तैयार नहीं था। मैसेडोनिया के बचाव के लिए यूनान और सर्बिया उपस्थित थे। रूस ने भी
इस मध्यस्थता की स्थिति को स्वीकार किया। बुल्गारिया द्वारा युद्ध छेड़े जाने से वह अकेला रह गया। यहाँ अब सभी देश जो थे वह बुल्गारिया के खिलाफ थे, वो अकेला पड़ गया था क्योंकि उसका जो कदम था वो न्यायोचित नहीं था। युद्ध में बुल्गारिया परास्त हुआ। फलतः 1913 में बुखारेस्ट की संधि हुई। वो संधि इस प्रकार थी, बुल्गारिया को इस संधि से काफ़ी भारी नुकसान हुआ। पहली बात, बुल्गारिया ने रोमानिया को दोब्रुजा का बहुत बड़ा भाग, जिसमें सिलिट्रिया का दुर्ग भी शामिल था, वो उसे रोमानिया को देना पड़ा। सर्बिया को उसने कोसोवो, आचरीडा सहित मध्य मैसेडोनिया और नोवी भाजा का पूर्वी भाग से सर्बिया को दिया गया। यूनान को एपिरस, दक्षिणी मैसेडोनिया, सलोनिका और मेस्टा नदी का समुद्र जो तट था वो दिया गया। तुर्की को भी थ्रेस और एड्रियानोपल का कुछ भाग प्राप्त हुआ। मोंटेनिग्रो को नोवी बाजार का पश्चिमी क्षेत्र जो भाग था वो प्राप्त हुआ। बुल्गारिया को मैसेडोनिया में 9000 वर्ग मील का जो भूभाग था वो प्राप्त हुआ। और इस प्रकार बुल्गारिया का जो सीधा संबंध है वो एजियन सागर से हो गया, किंतु बुल्गारिया को असंतुष्टि रहना पड़ा क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार उसे भूभाग प्राप्त नहीं हुए थे। बाल्कन युद्धों से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी विचित्र हो गई। हर राष्ट्र इन निर्णयों को अंतिम नहीं मानने को तैयार था। हर राष्ट्र युद्ध के लिए और भी आतुर था। आपसी मनमुटाव में वृद्धि हो गई थी। संभावित युद्ध का साया अभी भी मंडरा रहा था। किसी भी तरह शांति की संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। यह एक तरह से बाल्कन युद्धों का परिणाम था। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के धुंधले में पूर्वी यूरोप की क्षितिज पर भविष्य के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया को देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर भी इस परिस्थिति में खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार पूर्वी समस्या का कोई भी स्थायी हल नहीं निकल सका। हम बाल्कन युद्धों के परिणाम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले टर्की के साम्राज्य का पतन और विघटन। बाल्कन युद्धों की दीर्घकालीन प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर टर्की से उसके राज्य छिनते गए। वास्तव में यूरोप का यह बीमार आदमी टर्की के बारे में कहा गया है, फिर कभी स्वस्थ नहीं हो पाया। टर्की की सीमाएं सिकुड़कर कुस्तुतूनिया, एड्रियानोपल, डार्डेनिलीस और बास्फोरस तक सीमित रह गई। बाल्कन क्षेत्र के ईसाई धर्मावलंबियों की स्वतंत्रता। पिछले 500 वर्षों से बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों ने टर्की के उत्पीड़न को सहा था। समय समय पर उनके द्वारा स्वतंत्रता के प्रयास भी किए गए थे। उनके इन प्रयासों का अंततः सुखद परिणाम रहा और वे टर्की से स्वतंत्र हो गए। तीसरा, बाल्कन राज्यों की महत्वाकांक्षाएं और विस्तार। बाल्कन युद्धों से बाल्कन राज्यों का भूभाग विस्तृत हुआ था। सर्बिया के राज्य का जो क्षेत्रफल था वो लगभग दुगना हो गया था। बुल्गारिया को लंदन की संधि के दौरान जो लाभ प्राप्त हुआ उसके परिणाम स्वरूप अन्य बाल्कन प्रदेश रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो थे, इन्हें भी यथेष्ट लाभ मिला था, किंतु कोई भी राष्ट्र पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। सर्बिया शक्तिशाली जो राष्ट्र के रूप में सर्बिया 1821 ईस्वी के बाद से ही एक तरह से स्वायत्त शासी राष्ट्र रहा था और 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में परस्पर तनाव निरंतर बना रहा। सर्बिया का एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उदय परंपरावादी राजवंश द्वारा शासित ऑस्ट्रिया और अन्य राष्ट्रों को खटकता था। सर्बिया की विदेश नीति हमेशा ऑस्ट्रिया का विरोध करने में सर्वोपरि थी। एड्रियानोटिक की तटीय प्रदेश पर अस्तित्व में आए मॉन्टेनिग्रो में रहने वाले सर्ब जाति के लोगों का समर्थन हमेशा सर्बिया को मिलता था। द्वितीय बाल्कन युद्ध की समाप्ति पर अगस्त 1913 में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने अपनी महत्वाकांक्षा को इन शब्दों में प्रकट किया कि प्रथम चक्र में हम विजयी रहे, अब दूसरे चक्र की तैयारी करनी चाहिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। बाल्कन प्रदेशों में परस्पर तनाव और अविश्वास की स्थिति थी। इन प्रदेशों को लेकर बड़े राष्ट्रों जैसे ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी में हमेशा आपसी संदेह की स्थिति बनी रही। इस समस्या के प्रति हर राष्ट्र का संकुचित दृष्टिकोण रहा। सौहार्द, किंचित त्याग और शांतिपूर्ण निराकरण की इच्छा शक्ति का सर्वदा अभाव था। इस प्रकार बाल्कन राज्यों के आपसी प्रतिस्पर्धा ने
यूरोप में जो भय का माहौल जो उसका विस्तार कर दिया था और जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनके बीच में विस्तारवादी भावनाओं को जगा दिया था। और यही आगे चलकर बाल्कन युद्ध और टर्की का जो विघटन है वही जो पूर्वी समस्या थी उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ और यही आगे जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। हम यूरोप का जो इतिहास है उसके अगले वीडियो विश्व इतिहास के अगले वीडियो में जो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।